नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे केंद्रीय दल की खबर से। केंद्रीय दल आज सीएम शिवराज से मुलाकात करने वाला है। सुबह 10:30 बजे सीएम हाउस में यह मुलाकात होनी है। बाढ़ आपदा के आकलन के लिए ये केंद्रीय दल आया है। सीएम से मुलाकात के बाद प्रभावित जिलों के लिए ये टीम रवाना होगी। होशंगाबाद, देवास, रायसेन, सीहोर, यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का ये टीम दौरा करने वाली है। तो केंद्रीय टीम आई हुई है जो आज पहले सीएम शिवराज से मुलाकात करेगी तकरीबन 10:30 बजे केंद्रीय दल, और इसके बाद ये दल रवाना हो जाएगा आकलन के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, 10:30 बजे मुलाकात और उसके बाद ये आकलन का सिलसिला शुरू होगा, नुकसान के आकलन का। क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से ये पूरा आकलन होना है? देखिए, जो केंद्रीय दल है वो कल ही भोपाल पहुंच गया था और भोपाल में कल दोपहर बाद में कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ में उनकी बैठक हुई। आज जो प्रभावित इलाके हैं, बाढ़ प्रभावित, वहां का ज़मीनी जो सर्वे है वो इस केंद्रीय दल को करना है और वहां जाने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम हाउस में इनकी एक मुलाकात होगी। आपको याद होगा कि जिस वक्त बाढ़ आई थी अगस्त के आखिरी दिनों में 30-31 के आसपास में, 30 के आसपास में, तो उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद भी हवाई सर्वे किया था जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। तो संभवतः मुख्यमंत्री ने जो स्थिति देखी होगी वो स्थिति भी कहीं ना कहीं जो केंद्रीय दल है उसको वो उससे अवगत कराएंगे और उस परेशानी से भी अवगत कराएंगे जिसको लेकर किसान या गरीब लोग जो बाढ़ प्रभावित हैं वो परेशान हुए हैं। उसके बाद ये जो केंद्रीय दल है वो प्रभावित जो इलाका है, चाहे होशंगाबाद की बात करें, रायसेन की बात करें, देवास की बात करें या सीहोर की बात करें, वहाँ पर जाएगा और वहाँ के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर जाकर इस बात का आकलन करेगा कि बाढ़ से किसानों को यानी कि खेती का कितना नुकसान हुआ है, सामान का कितना नुकसान हुआ है, या फिर कोई और तरीके की अगर कोई हानि हुई है तो फिर उसका आकलन किया जाएगा। जैसा कि हम कल भी अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि ये दल 3 दिनों तक रहेगा मध्य प्रदेश में, 10, 11 और 12। तो दूसरा दिन आज है। कल भी ये दल अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद दिल्ली रवाना होगा। फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को देगा। केंद्र सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर तय करेगी कि मध्य प्रदेश को बाढ़ आपदा के मामले में कितनी राहत और कब तक दी जानी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो टीम अब रवाना होगी और आकलन करेगी। इधर मिशन 27 इस पर सीएम शिवराज और सिंधिया लगातार लगे हुए हैं। आज पोहरी, करेरा, डबरा और ग्वालियर का ये दौरा करेंगे। सीएम करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो आज है पोहरी, करेरा, डबरा और ग्वालियर। इससे पहले दिमनी, अंबाह, मुरैना, इन जगहों का दौरा हो चुका है और आज बारी है पोहरी, करेरा, डबरा, ग्वालियर। इसके अलावा पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा आज सेवढ़ा पहुंचेगी। इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा का एक तरीके से आज समापन भी है। नदी बचाओ यात्रा के जरिए सरकार पर निशाना साधेंगे, सरकार पर बरसेंगे दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह। इधर ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया। भिंड रोड पर सराफा कारोबारी सोनी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश जेवरात से भरा बैग लेकर भी फरार हो गए हैं। सराफा कारोबारी के हाथ में गोली लगी है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और अब बात सरकार की आर्थिक सेहत। सरकार की आर्थिक सेहत पर कोरोना की महामारी भारी पड़ रही है। कोरोना मरीजों के इलाज पर अब तक 350 करोड़ खर्च हो चुके हैं। 350 करोड़ खर्च करने के बावजूद
कोरोना के हालात काबू में हैं ये नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 81,000 तक पहुंच चुका है। एक कोरोना मरीज के इलाज पर 45,000 तक का खर्च आ रहा है। अक्टूबर तक 450 करोड़ ये खर्च पहुंच जाएगा। तो मध्य प्रदेश में बेकाबू होता नजर आ रहा है कोरोना। 81,000 पार पहुंच चुका है कोरोना का आंकड़ा और 24 घंटे में 2,187 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 21 मरीजों की मौत हो गई है। 1,435 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल संक्रमण के आंकड़ों की बात कर ली जाए 81,379 और इस बीच संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 1,661 मरीजों की मौत हुई है। 61,285 कुल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 61,285 लोग स्वस्थ हुए, जबकि फिलहाल एक्टिव केसेस हैं 18,433, मतलब ये पीड़ित हैं कोरोना से। इंदौर के हालात भी चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे, रिकॉर्ड 326 नए मरीज मिले हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 4,500 के पार। जो आंकड़े की बात कर ली जाए, संक्रमण के आंकड़े की बात कर ली जाए, जिनको कोरोना हुआ इनमें से कई ठीक भी हुए, 16,000 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 6 नए मरीजों में की मौत हुई है। जिले में कोरोना के चलते अब तक शुरुआत से लेकर अब तक 444 लोगों की जान जा चुकी है। और अब एक बड़े फैसले की बात करेंगे, बड़ी सख्ती की बात करेंगे। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की लगातार हो रही मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पूछा कि इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा कौन। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार, अरविंदो अस्पताल, बॉम्बे हॉस्पिटल, इन सबसे जवाब मांगा है। कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करने वाले अस्पतालों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश अदालत ने दिया है। 4 सप्ताह बाद इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। खबर इंदौर से, सरकारी गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर कोरोना से संक्रमित हैं। न्यू जीडीसी के प्रोफेसर और उनका परिवार कोरोना से संक्रमित है। एमएलबी कॉलेज के संगीत के प्रोफेसर भी कोविड-19 पॉजिटिव हैं। जीडीसी के 2 और प्रोफेसर भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की आवाजाही से संक्रमण बढ़ रहा है। ओपन बुक परीक्षा की आंसर शीट जमा करने के लिए छात्र लगातार पहुंच रहे हैं और इसके चलते कोरोना भी बढ़ रहा है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी। देखो, देखिए, इंदौर में अब बेकाबू होता जा रहा है कोरोना और पिछले 24 घंटे में 326 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 13 शतक 2 दिन से कोरोना लगा रहा है। और अगर मौत की बात की जाए तो 6 मौतें हुई हैं और 444 मौतें अब तक कोरोना से हो चुकी हैं। और अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो ये 4,500 के पार पहुंच गए एक्टिव मरीज। जो 4,455 मरीज हैं जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अस्पतालों की जो स्थिति है वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। बेड भी नहीं है अस्पतालों में। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर दूसरी ओर देखा जाए तो आसपास के जो जिलों के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रेफर होकर मरीज पहुंच रहे हैं। उनके लिए भी काफी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कोरोना इंदौर में जो लगातार कहर ढा रहा है। साथ ही अगर बाजारों की बात की जाए तो जो सराफा बाजार है उसकी यूनियन ने भी 11 से शाम 6 बजे तक ही बाजार खोलने का डिसीजन लिया है। साथ ही 56 दुकान भी शनिवार और रविवार को 5 बजे और रविवार को 6 बजे बंद हो जाएंगी। तो तमाम एहतियात करने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से, ग्वालियर में भी कोरोना का एक तरह से ब्लास्ट जारी है। 191 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नए मरीजों का यह आंकड़ा 191 और 5 मरीजों की मौत हुई है। 117 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं और संक्रमण का आंकड़ा अगर ग्वालियर की बात कर ली जाए 7,276। जिले में अब तक कुल 79 लोगों की मौत हो चुकी है और चुनाव का इफेक्ट अब धीरे धीरे यहां पर पड़ना शुरू भी होगा। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, तेजी से बढ़ता संक्रमण का आंकड़ा और इसके साथ ही साथ
अब जब चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी तब स्थितियां बेकाबू होने की राह पे होंगी। बिल्कुल ललित, देखिए बीते 15 दिनों से जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, उसके बाद कोरोना ब्लास्ट लगातार चल रहा है। 191 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, 5 मरीजों की मौत हुई है, 7200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। आने वाले समय में भी कोरोना का कहर लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। अगर सितंबर के 10 दिन के आंकड़े की बात करें तो सिर्फ 10 दिन में 2000 कोरोना संक्रमित हुए हैं। 32 लोगों की इन 10 दिनों के अंदर मौत हुई है। तो इससे समझा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में अब कोरोना किस कदर पैर पसार रहा है और लगातार जो है इसके इफेक्ट सामने आते जा रहे हैं। संख्या बढ़ रही है पॉजिटिवों की, मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। बात उज्जैन की करेंगे। उज्जैन में कोरोना के 51 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन में अब तक 82 मरीजों की मौत हो चुकी है और जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 2146 तक पहुंच गई है। धार में कोरोना के 36 मरीज मिले हैं और इस तरीके से संक्रमण का आंकड़ा यहां 1256, दमोह में 50, सागर में 54 नए केस सामने आए हैं। और छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट भी आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में 24 घंटे के दौरान मिले हैं 2748 नए मरीज। राजधानी रायपुर लगातार कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां रायपुर में 865 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। नए मामले 24 घंटे में कोरोना के चलते 16 लोगों की जान जा चुकी है। गुरुवार को सबसे ज्यादा 1345 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या है यहां 29,332 और संक्रमण के कुल मामले यहां बढ़कर हो चुके हैं 55,680। राज्य में 493 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 25,283 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, क्या तब्दीलियां की जा रही हैं? कहां तो तारीफ की जा रही थी, कहां तो अफसरों का ओवर कॉन्फिडेंट जो था वो ये कह रहा था कि स्थितियां एकदम काबू में हैं। पूरे देश को मॉडल देने की बात हो रही थी, स्थितियां बिगड़ गई। अवधेश, बिल्कुल, देखिए मार्च से लेके मई आखिरी तक में छत्तीसगढ़ में जो काम किए गए, या कहा जा सकता है कि जून जुलाई तक के जो काम किए गए, उसको लेके देश भर में मॉडल देने की बात कही गई। कहा गया कि छत्तीसगढ़ में जितने काम किए गए न केवल माइग्रेंट वर्कर के लिए बल्कि कोरोना से निजात पाने के लिए वो इतने काम कर लिए गए कि देश भर में उदाहरण छत्तीसगढ़ बनेगा। और अगर देश भर में कोई राज्य अगर कोरोना मुक्त होगा तो छत्तीसगढ़ का नाम शीर्ष स्थानों पे आएगा। मगर अगस्त के माह में 22,000 से ज्यादा संक्रमण, सितंबर के माह में 20,000 के करीब संक्रमण केवल 10 दिनों के भीतर बताने के लिए काफी है कि जितने काम किए गए वो तमाम काम नाकाफी साबित हुए। तमाम काम धता बताने के लिए काफी है, तमाम कागजी रहे। धरातल पे स्थितियां ये रही कि अब होम आइसोलेशन के अलावा अत्यंत गंभीर मरीजों को निजी अस्पताल में दाखिला के अलावा कोई दूसरा विकल्प काफी मुश्किल से तलाशना पड़ रहा है, क्योंकि शासकीय अस्पतालों में, शासकीय सेंटरों में बेड की उपलब्धता लगभग शून्य हो चुकी है। ऐसे में स्थिति भयावह होते जा रही है। कब इस पे काबू होगा और कब वो तमाम कागजी चीज धरातल पे उतरेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ललित, इतना तय है कि कोरोना के बढ़ते मामले से लोगों में अब दहशत फैलता जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर रायपुर में एक स्थानीय कांग्रेस नेता की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। कांग्रेस नेता राजू दुबे की मौत हुई है। रायपुर के एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। राजू दुबे का कोविड-19 पॉजिटिव ये पाए गए थे। इसके बाद इन्हें निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय कांग्रेस नेता राजू दुबे की मौत हो गई है। और इधर मुंगेली से भी ऐसी ही खबर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व्यास नारायण द्विवेदी का निधन कोविड-19 के चलते हुआ है। कोरोना संक्रमित थे व्यास नारायण द्विवेदी। 5 सितंबर को उनकी रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। घर पर ही वो थे, होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। कांग्रेस नेता के निधन से मुंगेली पथरिया इलाके में शोक व्याप्त है। खबर अशोकनगर से। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुशीला साहू का निधन हो गया है। सुशीला साहू की रिपोर्ट भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोविड सेंटर में उनका इलाज हुआ था। सुशीला
शाहू में हार्ट अटैक के जैसे लक्षण पाए गए हैं और उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। मतलब पूरा मामला थोड़ा ये पेचीदा सा नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद खबर भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री आरिफ अकील चिरायू अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। ब्रेन हेमरेज के चलते अस्पताल में ये भर्ती हैं, चिरायू अस्पताल में। फिलहाल इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आरिफ अकील की हालत ब्रेन हेमरेज के चलते इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर भोपाल से। पूर्व मंत्री आरिफ अकील चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस का बड़ा नाम, और उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ब्रेन हेमरेज की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती हुए हैं। डॉक्टर्स से जो अपडेट मिला उसके मुताबिक फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पूर्व मंत्री आरिफ अकील चिरायू अस्पताल में भर्ती। खबर भोपाल से। यहां कार में अचानक आग लग गई है। कार में सवार यात्री जान बचाकर इस कार से बाहर निकले हैं। कलियासोत नदी पर बने ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। तेज बारिश के बीच कार में अचानक आग लग गई है और ये तस्वीरें, हालांकि तेज बारिश का सिलसिला चल रहा है, उसके बीच अचानक कार में आग लगी है और इसके चलते हाईवे पर आधा घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। तो भोपाल से बड़ी खबर। कार में अचानक आग लगी और कई घंटे तक ये जाम लगा रहा है। इसके चलते बारिश के दौर में, बीच बारिश में अचानक कार में ये आग लगी, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया। कलियासोत नदी पर बने ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। और इस वक्त महासमुंद से एक बड़ी खबर मिल रही है। जमीन विवाद में यहां हत्या का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर महासमुंद में हत्या का मामला। एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि मामला मौत तक पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को हिरासत में लिया है, जिन पर आरोप लगा है। पूछताछ उनसे की जा रही है। 3 महीने पहले ही आरोपी हत्या, मतलब इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है। एक ही परिवार के दो पक्षों में यह विवाद हुआ था और 3 लोगों की मौत, एक पक्ष के 3 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। बड़ी खबर। पुलिस ने दूसरे पक्ष के 2 आरोपी बाप बेटे को हिरासत में लिया। पूछताछ इनसे की जा रही है। मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, आपको बता दूं कि महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोबा की ये पूरी घटना है, जहां पर एक खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है। जमीन विवाद को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ है। एक पक्ष के 3 लोगों की हत्या कर दी गई और 4 लोग घायल हैं। जो बताया जा रहा है कि जो दूसरे पक्ष के जो 2 आरोपी बाप बेटा हैं, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। जिन 3 लोगों की हत्या की बात सामने आई है ललित, उसमें एक बच्चा, एक महिला और एक किशोरी शामिल है, जिनका नाम जागृति गायकवाड़, टीना कुमारी और मनीष कुमार है। वहीं घायलों में जो 4 लोग जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, उनका नाम ओस कुमार, ओमन, गीतांजलि और अनारबाई बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है और ये बता रही है कि दूसरे पक्ष के जो आरोपी बाप बेटा है उनको हिरासत में ले लिया गया है। महासमुंद एसपी से जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी है उनका बैकग्राउंड भी पहले क्रिमिनल रहा है। जो हत्या के जो मुख्य आरोपी है फरस राम, जिन्होंने धारदार हथियार फरसा से घटना को अंजाम दिया है, वो पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है और 3 माह पहले ही वो जो है जेल से बाहर निकला है और 3 माह बाद एक बार फिर जो है इस तरह से खूनी घटना को अंजाम दे दिया है। मनोहर, एक बात और कि जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों में इस तरीके से विवाद हो गया, तो ये तो लंबा विवाद चलता रहा होगा, पुलिस की जानकारी में भी ये रहा होगा।
जी जी बिल्कुल। जिस तरह से ललित हमारे महासमुंद एसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जमीन विवाद को लेकर विवाद था, दोनों पक्षों में विवाद लंबे समय से चल रहा था और कोर्ट का डिसीजन भी इसमें आ चुका है। जो पहले पक्ष जो मृतक पक्ष हैं उनके पक्ष में कोर्ट ने डिसीजन दिया था और जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था वो जमीन अब मृतक के परिजनों का हो गया था। इसी बात का आक्रोश जो है वो आरोपी पर था और जेल से बाहर आने के बाद वो जो है आक्रोशित था। कब वो बीच बीच में इस तरह की लड़ाई झगड़े को अंजाम दिया करता था, लेकिन आज सुबह तड़के 4 बजे जो है बाप बेटा मिलकर इस तरह से खूनी इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।